हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और क्लास 11 दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अफबाऊ का सिद्धांत। ये टॉपिक आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आगे आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक आपको हर वक्त काम में आएगा। इसलिए इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो में मैं आपको अफबाऊ कॉन्सेप्ट की यानी अफबाऊ के सिद्धांत की बहुत ही ईजी ट्रिक सिखाने वाली हूँ। अगर आपको वो इजी ट्रिक समझ में आ गई है तो आप किसी भी एलिमेंट का यानी किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसे बिना मिस्टेक के सही सही लिख सकते हैं। और आप तो जानते ही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसलिए ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है, पूरी वीडियो आपको देखना है। स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है अफबाऊ का सिद्धांत। अफबाऊ नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने के क्रम से संबंधित है। तो सबसे पहली लाइन में यही बताया गया है कि अफबाऊ का जो नियम होता है वो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से हम कक्षकों में भरेंगे उसी के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, आगे लिखा है जर्मनी भाषा में अफबाऊ शब्द का अर्थ होता है निर्माण। यानी अगर हम अफबाऊ का मीनिंग निकालें, जो जर्मनी भाषा में अफबाऊ का मीनिंग होता है निर्माण। ये तो 2-3 लाइन थी जो आपको अफबाऊ के बारे में लिखनी थी। मेन जो अफबाऊ का सिद्धांत है वो नीचे लिखा गया है। तो सबसे पहले अफबाऊ के 2 नियम होते हैं, है ना। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा हम अफबाऊ का एक ही नियम लिखते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 नियम बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से अपना आंसर लिख के आओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस नियम के अनुसार नियम 1 यानी यहाँ पर हम फर्स्ट नियम बता रहे हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा वाले क्रम में भरते हैं। अर्थात कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं तथा बाद में अधिक ऊर्जा वाले कक्ष में जाते हैं। यानी जब आप अपने कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आपको डिसाइड करना रहेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में पहले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम ऊर्जा वाले जो उपकक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और बाद वाले जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाते हैं। यानी इसका मतलब यही हुआ कि ऐसे उपकक्ष जिनकी ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाते हैं। क्लियर। अब ये देखिए, ये होती है हमारी उपकक्ष, है ना। तो यहाँ पर डायग्राम से हमें पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से उपकक्ष है जिनकी ऊर्जा कम होती है और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। यानी इस चित्र को देखकर हम बता पाएंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा जाना है। यहाँ पर हम अफबाऊ का एक डायग्राम बना रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आपने ये डायग्राम सीख लिया, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आपने ये डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिख देनी है जिस तरह से मैंने लिखी है। और काउंटिंग लिखने के बाद आपको सभी के पीछे एस लिख देना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपको याद रखते हैं, 1 से 7 तक काउंटिंग लिखे और सभी के पीछे एस लिख दें। सेकंड में क्या करना है, आपको ऊपर से 1 छोड़ देना है, नीचे से आपको 7 छोड़ देना है। आपको स्टार्ट करना है 2 से काउंटिंग और जाना है 6 तक, है ना। जितना स्पेस मैंने दोनों लाइनों के बीच में छोड़ा तो आपको भी छोड़ना है। आप स्टार्ट करोगे 2 से और नीचे जाओगे आप 6 तक, 2 3 4 5 6 और सभी के पीछे आपको क्या लगा देना है, पी लगा देना जिस तरह से मैंने लगा रखा है। ये हो गई आपकी दूसरी स्टेप। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 2 छोड़ देना है, यहाँ से 6 छोड़ देना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम आगे 3 से, है ना। मैंने क्या बोला, ऊपर से 2 छोड़ देना, नीचे से 6 छोड़ देना। तो स्टार्ट करेंगे हम 3 4 और 5 से और सभी के पीछे आपको क्या लगा देना, डी। यहाँ पर भी डी और यहाँ पर भी डी। हम क्या कर रहे हैं, हर लाइन में एक नंबर ऊपर का और एक नंबर नीचे का स्किप कर रहे हैं। शुरू वाले में हमने एस लिखा, सेकंड वाले में हमने पी लिखा, थर्ड वाले में हमने डी लिखा। फोर्थ स्टेप में 3 छोड़ देंगे और नीचे से 5 छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, केवल 4 लिख देंगे। और डी के बाद अगला उपकक्ष कौन सा है, एफ, तो डी के बाद हम लिख देंगे 4F। इस तरह से ही आपको 4 लाइन बना देनी है। तो जैसे ही आपका पूरा डायग्राम बनेगा वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। अब आगे देखो क्या करना है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको विकर्ण बना देना है ना। पेपर को या आपकी कॉपी को आपको इस तरह से टेढ़ा रखना है और स्केल रखकर इस तरह से विकर्ण, जिसे हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, इस तरह से डायगोनल बना देने हैं। जिस लाइन में जो उपकक्ष आ रहे हैं उसे आप लेते जाइए। देखो जैसे मैंने लाइन बनाई है इस तरह से आप लाइन बना दीजिए।
ये इस तरह से आपकी लाइन बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से आपको डायगोनल बना देना है। तो मैं आपको बताती हूँ आपका डायग्राम कैसा दिखेगा। ये देखिए, जब आप स्केल से इस तरह से सारे डायगोनल बना देंगे, सारे विकर्ण बना देंगे, तो आपका डायग्राम इस तरह से शो होगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको डॉटेड लाइन से इस तरह से पीछे की साइड से इसे जोड़ना है। यहाँ आगे से चालू करें और पीछे ले जाकर इसे जोड़ना है। यहाँ आगे से चालू करेंगे और पीछे जोड़ देना है। यहाँ पर आगे से चालू करो, डॉटेड लाइन से पीछे जोड़ना है। जब इस तरह से आप सारी लाइंस को जोड़ दोगे तो आपका डायग्राम कैसा दिखेगा, इस तरह से आपको अपना डायग्राम दिखाई देगा। यहाँ पर हमने दोनों दो दो जो विकर्ण हमने बनाए थे उन सबको डॉटेड लाइन से इस तरह जोड़ दिया है। यही आपका अफवाह का सिद्धांत है। अगर ये डायग्राम आपका कंप्लीट बन गया तो इसी का उपयोग करके हम किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। देखो, यहाँ पर हमने एरो बना दी है। ये एरो हमको यही इंडिकेट कर रहा है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे। तो देखो समझना, जब हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो पहला उपकक्षार आपका 1s यानी इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। फिर आप आ जाओ ऐसे, देन इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा। फिर 4s में जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह से उपकक्ष में भरेंगे, ये उसका ऑर्डर है। बस अब यही आपको ऑर्डर लिख देना है। यही आपका अफवाह का सिद्धांत है कि आपका इलेक्ट्रॉन पहले कौन से उपकक्ष में जाएगा, फिर कौन से। तो यही उस डायग्राम को देखकर हमने लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d और इसी तरह से आपके इलेक्ट्रॉन का फिलअप बढ़ता जाएगा। जिस तरह से उस डायग्राम में एरो बने हुए थे वैसे आपको आगे बढ़ते जाना है। यही विभिन्न कक्षकों में ऊर्जा क्रम निम्न प्रकार होता है, यानी इसी तरह से हम किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो इस तरह से आप इस डायग्राम का उपयोग करके किसी भी एलिमेंट का यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इसी क्रम में लिखेंगे जिस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, हमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, जो कि होता है 7। अब इस 7 का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को उपकक्ष में भरने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अफबाउ का सिद्धांत। तो बस आपको डायग्राम ध्यान रखना है और उसके आधार पर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कैसे, देखो आपको बस ये ऑर्डर याद करना है कि 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s, देन 2p, देन 3s। इस तरह से हमको नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन को इस उपकक्ष में भर देना है। तो हम नाइट्रोजन के इन 7 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फील करेंगे, देखना। सबसे पहले आता है 1s। अभी अब मैंने आपको डायग्राम बताया, आप अपना डायग्राम आपके सामने रखें और उससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। सबसे पहले हमारे अफबाउ के डायग्राम में आता है 1s। इसमें जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखना है एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फिर आएगा आपका 2s, इसमें भी जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जाएगा आपका 2p जो आपके डायग्राम में था, इसमें जाएंगे आपके 3 इलेक्ट्रॉन। p में जाते तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी नाइट्रोजन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आपके हो चुके हैं, 2, 2, 4 और 7। इसलिए p के अंदर केवल आपके 3 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। यहाँ पर तो हमने केवल एक उदाहरण देखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अफबाउ सिद्धांत का क्या उपयोग होता है। अफबाउ के सेकंड नियम की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है n+l का नियम। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होगा, है ना। यहाँ पर हमें साइंटिस्ट अफबाउ ने बताया था कि ऐसे उपकक्ष जिनका n+l की वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला 3d और 4s, और आपको बताना है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन से उपकक्ष में पहले जाएगा, चेक करना है। तो सबसे पहले हम 3d की n+l वैल्यू निकालते हैं। तो 3d में n की वैल्यू है उसकी 3, यहाँ जो आगे नंबर होता है वही n की वैल्यू होती है। और d, तो d के लिए l की वैल्यू होती है 2, है ना। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1 और d के लिए l की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पर d के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 2।
तो n हो गया आपका 3 और d के लिए l की वैल्यू होगी 2। n प्लस l निकालोगे तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। इसी तरह से हम 4s निकालेंगे। 4s में n की वैल्यू कितनी है, यहाँ गिवन है कितनी है 4, और s के लिए l की वैल्यू होती है 0। अभी मैंने आपको बताया 4 प्लस 0 करोगे तो कितना आ गया 4। इसका मतलब क्या हो गया कि 4s की जो n प्लस l की वैल्यू है वो कम है, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा और फिर काय में जाएगा 3d में, क्योंकि उसकी n प्लस l की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। बस यही आपको लिख देना है। वही जो मैंने आपको बताया थ्योरी लिखी है, 4s का n प्लस l का मान 3d से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में और फिर 3d में प्रवेश करेगा। अब आगे लिखा है एक और उदाहरण, यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिसका n का मान कम होगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दो कक्ष में जब हम n प्लस l का रूल निकालते हैं, है ना, तो दोनों के मान बराबर आ जाते हैं। तो फिर आप कैसे देखोगे कि कौन से उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा? तो वहाँ पर आपको n की वैल्यू यूज़ करना है, जिसकी n की वैल्यू कम होती है इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, और बाद में n की वैल्यू जिसकी बड़ी होती है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जिसे 3d और 4p। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले 3d और 4p के लिए आप n प्लस l लगाओगे तो 3d के अंदर n की वैल्यू कितनी है 3, और d के लिए l हम लिखते हैं 2, n प्लस l लगाओगे 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। 4p में n की वैल्यू कितनी हो गई 4, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। इसका मतलब क्या हो गया 3d और 4p दोनों के लिए n प्लस l का मान बराबर आता है, दोनों में ही 5 आ गया। तो फिर कैसे डिसाइड करोगे कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे? तो उसके लिए हमको n की वैल्यू देख लेना है ना। n की वैल्यू किसकी कम है, 3d की n की वैल्यू कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएगा और 4p में बाद में जाएगा, क्योंकि इसकी n की वैल्यू ज़्यादा है। यही आपकी थ्योरी लिखी हुई है। तो यही था आपका अफबाउ का n प्लस l नियम, जो आपको क्लियर हो गया होगा। यही सिद्धांत था अफबाउ का। उन्होंने 2 सिद्धांत बताए, जिसमें हमें इन दोनों सिद्धांत का उपयोग करके उपकक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है ये हमने सीखा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम आपके लिए केमिस्ट्री के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हिंदी और इंग्लिश में लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और आपको आने वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो समय पर मिल सके। इस टॉपिक के नोट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर DM कर सकते हैं। थैंक यू।